बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून के अंदर एक टर्म यूज़ होता है अल्ट्रा वायर्स, जिसकी मानी है बियॉन्ड द पावर्स, मतलब इख्तियारात से तजावुज़ कर जाना। हाँ, ऐसा ही कुछ किया गया था 29/3/2023 के एक फ़ैसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने फ़ैसला दिया था 29/3/2023 को सुमोटो केस नंबर 4/2022 के अंदर, जिसको हेड और चेयर कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जिन्होंने इसको चेयर करते हुए इसके अंदर फ़ैसला दिया और उसके अंदर कुछ अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया बकौल हमारे ऑनरेबल सिटिंग चीफ जस्टिस साहब। और उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि जब तक सुमोटो कवानीन, जो कानून है 184(3), जो सुमोटो का इख्तियार है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का, उसमें जब तक तब्दीलियाँ नहीं लाई जाती, जो उन्होंने सजेस्ट किए हैं वो तब्दीलियाँ नहीं लाई जाती, तब तक सुमोटो में लिए गए जितने भी केसेस हैं उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने खुद अपनी तरफ से ये फ़ैसला कर दिया 29/3/2023 के फ़ैसले के तहत। अब उसको अल्ट्रा वायर्स या बियॉन्ड द पावर्स या अपने इख्तियारात का तजावुज़, इसको मैं तो नहीं कह रहा, हमारे चीफ जस्टिस सिटिंग जो है वो कह रहे हैं। उन्होंने आज ही सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर के तहत उनके उस फैसले को इख्तियारात का तजावुज़ का एक रीज़न देते हुए उसको रद्द कर दिया। अब उनके उस बेंच का जो ये फ़ैसला है कि अब जो एक कानून इस वक्त रनिंग में है, आप उसको एक तरफ रखते हुए कुछ तजवीज़ें देते हैं और उन तजवीज़ों की बुनियाद पे कि इस कानून को इस तरह से तब्दील होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जो कानूनी तरीक़ेकार बताया गया है उस तरीके से अगर वो अमेंड होता है या आगे चल के वो तब्दील होता है, तो फिर उसका इफ़ेक्ट तब से होना शुरू होगा जब वो कानून बनेगा। तो बको या बहैसियत एक कानूनी शागिर्द, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन भी कुछ ऐसा ही है जिस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस साहब ने जो उसको किया है कि जब तक एक कानून रनिंग में है आपको उसी के तहत अमल करना है, फिर आप चाहे कोई भी हैं, कहीं से भी हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका असर फिर लोअर आम बंदे के ऊपर भी, या फिर आपके कानूनी सिस्टम के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर, या फिर जो है अपनी लोअर जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ सकता है। क्योंकि कानून के अंदर गैप का होना ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे गैप्स निकल सकते हैं। तो कल को लोअर जुडिशरी भी इसी तरीके से अगर कोई अपना मौक़िफ़ रखती है कि इस कानून के अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ होनी चाहिए, ये कानून इस तरीके से नहीं है होना चाहिए, इस कानून के ऊपर अभी तक ये जो है वो इसको अच्छाइयाँ या इसमें ये चीज़ें एडिशन करनी चाहिए, तो क्या वो उन सजेशंस या अपने इस ओपिनियंस की बुनियाद के ऊपर उन केसेस की समाअत करना छोड़ दें? अगर ये सवाल यहाँ उठेगा, अगर आपका वहाँ पर वो समाअत करने वाला जो फ़ैसला है, समाअत को रोकवाने वाला फ़ैसला अगर सही है, तो यहाँ नीचे जो है ना लोअर जुडिशरी का फ़ैसला भी फिर सही कहलाएगा। तो इस तरह से कहने का बुनियादी मकसद यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, वो उनका सीधा-सीधा असर आपकी लोअर जुडिशरी और आपके लीगल सिस्टम के ऊपर पड़ता है और आपके कॉमन मैन जो भी जितने आपके सिटीज़न्स हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर पड़ता है। अब हम आते हैं कि एक्चुअली उस जो जजमेंट है 29/3/2023 की फ़ैसला जो आया था, उसके अंदर मामला था क्या? उसमें ये था कि उसमें असल में केस तो कोई और था, वो सुमोटो एक्शन लिया गया था, जो उसमें कोई हाफ़िज़ साहब थे, उनका कोई केस सुना कि हाफ़िज़ जो हाफ़िज़ कुरान होता है, उसको 20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं या नहीं, कोई MBBS की टेस्ट वगैरह या मेडिकल की टेस्टों के हवाले से, लेकिन वो मैटर कुछ अलग था। अब हम आते हैं जो मैटर इस वक्त चल रहा है, जिसके ऊपर ये गर्मा-गर्मी लगी हुई है। ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस जजमेंट के शुरू में ही सीधे से वार करना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने ये स्पेशल बेंच बनाई गई थी जिसके तहत ये केस सुना जा रहा था। इस स्पेशल बेंच को ही जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का हवाला देते हुए कहा कि 3 अलग-अलग बेंचेस से जजेस को लिया गया और जो हमारा शेड्यूल टाइमिंग फ़िक्स थी आज के दिन की, उसके आखिरी वर्किंग आवर्स के अंदर जो है इसको टेकअप किया जाता है और फिर ऐसी बेंच बनाने का कोई रीज़न भी नहीं दिया जाता। ये सरासर गलत है। ये रिमार्क्स थे शुरू में ही इस फ़ैसले के जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के। और उसके बाद उन्होंने आगे फर्दर ये कहा कि आर्डर 11 जो है वो रूल्स का, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का है, वो
कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, जो बेंच बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसके हवाले से आर्डर 11 बताता है। उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जिक्र की हैं कि चीफ जस्टिस साहब के क्या क्या इख्तियारात इसके तहत हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेंच करने में, या बेंच बनाने में चीफ जस्टिस के क्या क्या इख्तियारात हैं। वो बताते हैं कि जजेस को नॉमिनेट करना किसी भी बेंच के लिए, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्डर 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस जो भी है। अच्छा, उसके बाद सीजे साहब जो है वो, चीफ जस्टिस साहब, वो कोई भी केस जो है वो लार्जर बेंच को रेफ़र कर सकते हैं, ये भी इख्तियार उनको दिया गया है। उसके बाद इफ़ एनी केस इक्वली डिवाइडेड, अगर कोई भी केस है वो उसके ऊपर जो फैसला आता है उसमें जजेस जो हैं वो इक्वली ओपिनियन रखते हैं, इक्वली डिवाइडेड हो जाता है उनका फैसला, तो फिर यानी कि बराबरी पे आ जाता है। अगर 4 की बेंच बनी हुई थी, दो जनों का जो है ना वो फैसला आ जाता है, तो फिर इस सूरत के अंदर चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे, ऐसे मैटर को किसी और जस्टिस साहब को रेफ़र कर देंगे, या फिर इसी मैटर को लार्जर बेंच बना के जो खुद कॉन्स्टिट्यूट करेंगे चीफ जस्टिस साहब और उसको भेज देंगे। तो ये तरीक़ेकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस में के सीजे साहब के इख्तियारात। अब मेन पॉइंट उनका ये है कहने का कि यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के पास ये रूल्स के मुताबिक कहीं पर भी पावर नहीं है कि वो कोई भी जो बेंच बनी हुई है उसको चेंज कर सकें, उसके अंदर जो जजेस हैं उनको चेंज कर सकें, जो जस्टिसेस हैं उनको चेंज कर सकें, या जो नंबर्स जस्टिसेस का मुकर्रर किया गया था पहले बेंच बनी हुई में उसको कम कर सकें, ऐसा कोई भी इख्तियार उनको नहीं है। तो इस जो बेंच जिसके अंदर अब वो खुद ये फैसला कर रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया था कि जजेस को चेंज किया था और मुख्तलिफ बेंचेस के जजेस को बिठा के स्पेशल बेंच बना के फैसला करने को आता, इसलिए उन्होंने शुरू में ही नोट के अंदर अपने रिमार्क्स देते हुए इसको तनकीद का निशाना बनाया। बहरहाल उसके बाद इसी जजमेंट के अंदर, इसी फैसले के अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो है वो आर्टिकल 184(3) के पावर्स को भी जो है वो निशाना बनाया, और उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी सजेशंस इस तरीके से दी या उनको उस तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 184(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर 3 कैटेगरीज ऑफ द केसेस जो हैं वो फाल करते हैं, 3 किस्म के जो है ना केसेस फाल करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पे है फॉर्मल एप्लीकेशन सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो फाइल की जाती है। मतलब एक तो ये तरीका है कि भाई अगर कोई भी बंदा जो है बुनियादी हुकूक को नाफिज करवाने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, तो एक तो इस तरीके से आप जाके 184(3) को जो है वो अवेल कर सकते हैं, या उसमें एक इस किस्म के केसेस जाते हैं। दूसरा कि व्हेन सू मोटो टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट और इट्स जजेस, या फिर जो है 184(3) के तहत सू मोटो एक्शन लिया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस साहब जो है वो ले सकते हैं। तीसरे कौन से केसेस होते हैं, केसेस ऑफ इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जिनकी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी बहुत ज़्यादा अहमियत आमेज़ अगर कोई मैटर है, तो उसको अंदर भी वो भी 184(3) के तहत जो है वो इसमें सुना जा सकता है। तो ये 3 किस्म के जो है ना केसेस, या 3 किस्म की कैटेगरीज के केसेस जो है वो उन्होंने बताया कि 184(3) के अंदर फाल करते हैं। Order 25 of Supreme Court rules only attends to first category, no procedure prescribed for second and third category. अब ये जस्टिस साहब कहते हैं कि जो आर्डर 25 सुप्रीम कोर्ट रूल्स है वो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के जो केसेस हैं उनके हवाले से सिर्फ बताते हैं, बाकी दोनों कैटेगरी के जो केसेस हैं सुमोटो एक्शंस या इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस वाले केसेस, इन दोनों के ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं वो 1980 के वो खामोश हैं। उनका कहने का बुनियादी मकसद ये कि वो खामोश हैं। और एक और बात उन्होंने हाईलाइट ये की कि कहीं पर अगर सिचुएशन कोई ख़राब होती भी है या एग्जैसरबेटेड भी कर जाती है, तो वो उसमें अपील करने का इख्तियार नहीं दिया गया है 184(3) के अंदर। तो अपील ना होना भी उनके नज़र में एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आता है। फिर उन्होंने एक और चीज़ को हाईलाइट करते हुए आगे रिमार्क्स में ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो कहीं पर भी
डू नॉट अटेन द फॉलोइंग मैटर्स, वो इन मैटर्स के ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं कहते हैं, बल्कि वो खामोश हैं। वो कौन कौन से? कि हाउ सच केसेस बी लिस्टेड फॉर हियरिंग्स, मतलब जो 184(3) सुमोटो एक्शंस के तहत अगर कोई केसेस लिए जाते हैं या किसी केस के ऊपर सुमोटो एक्शन लिया जाता है, तो अब इन केसेस की जो समात को किस तरीके से लिस्टेड किया जाएगा, इसका कोई तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में नहीं बताया हुआ। हाउ बेंच टू हियर सच केसेस बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब और ना ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये बताया गया है कि बेंच किस तरीके से बनेगी इन केसेस, सुमोटो एक्शंस के केसेस को सुनने के लिए। एंड हाउ जजेस हियरिंग देम आर सेलेक्टेड, मतलब और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बताया गया है कि जजेस किस तरीके से सेलेक्ट किए जाएंगे, कौन कौन से जजेस सेलेक्ट किए जा सकते हैं इस तरह के केसेस को सुनने के लिए। ये इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है वो बिल्कुल खामोश हैं। तो इस वजह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करार दिया कि जब तक ये 184(3) जो सुमोटो पावर्स हैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के पास हैं, वो जिस तरह से चाहें, जिस तरह अपने तरीके से उनके ऊपर जो ये रूल्स या अपने तरीके से इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है और इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए अलग से, या फिर इन कानून के अंदर अमेंडमेंट्स लानी चाहिए, ऐसा इस बेंच का मानना था। और वो ये आखिर में नोट छोड़ते हैं कि जब तक इस 184(3) के ऊपर कोई हतमी कानून या तब्दीलियां नहीं लाई जाती, तब तक सुमोटो केसेस जितने भी हैं उनकी हेयरिंग नहीं की जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।